हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड की, जो पार्टनरशिप टॉपिक अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के इस सेशन में भी उसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रह जाते हैं उन पे अपन आज के सेशन में बात करेंगे। आज के इस सेशन से पहले अपन ने पार्टनरशिप के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, जिसमें साझेदारी के जो सामान्य परिचय है, नए साझेदार का प्रवेश है, उससे संबंधित चर्चाएं लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया गया, उनके पास अभी भी मौका है कि वो हमारे द्वारा बनाई गई प्ले लिस्ट में जाएं और तमाम वो वीडियो देखें, ताकि आपके बढ़िया में से बढ़िया नंबर आ सके। इसके अलावा जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और साथ में इस परिवार के सदस्य बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को मैं फटाफट आगे बढ़ाऊंगा और एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पर अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्या है कि ABC एक फर्म में साझेदार है जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है, C है वो यहाँ से अवकाश ग्रहण कर रहा है 31/3/2016 को, है ना। उसी तिथि को उनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 30,000, 20,000 और 25,000 थी। नई फर्म की पूंजी कितनी है? 50,000 रुपए। हमें बताना है कि नया लाभ विभाजन अनुपात 1:1 है। साझेदारों द्वारा लाई गई या ले जाई जाने वाली राशि ज्ञात करनी है और जनरल प्रविष्टि अपने को देनी है। अब देखो यहाँ पर अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? C कर रहा। तो बच कौन रहे हैं? A और B कर बच रहे हैं। तो A और B द्वारा लाई जाने वाली या ले जाने वाली राशि कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें A की नई पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी। A की नई पूंजी, है ना। नई पूंजी कितनी है? 50,000। इसका अनुपात है 1/2, यानी बराबर बराबर। तो कितने हो गए? 25,000, है ना। इसका मतलब A की नई पूंजी कितनी है? 25,000, जबकि पुरानी कितनी बन रही है? 30,000। इसका मतलब है A है वो 5,000 रुपए निकालेगा, है ना। तो A द्वारा लेकर जाने वाली राशि, है ना। तो 30,000 है उसके ऑलरेडी, और अब उसमें से 25 उसके बन रहे हैं, तो 5,000 रुपए वो लेकर जाएगा। उसी तरीके से B की नई पूंजी, तो B का भी अनुपात वही है 50,000 मल्टीप्लाई 1/2, यानी 25,000, है ना। तो यहां पर देखो B की पूंजी कितनी बन रही है? नहीं, 25,000, जबकि समायोजित कितनी है? 20,000। इसका मतलब वो 5,000 रुपए लेकर आएगा। तो B द्वारा लाई जाने वाली राशि, है ना। B द्वारा लाई जाने वाली राशि क्या होगी कि भाई 25,000 में से 20,000 घटा दो, तो 5,000 रुपए क्या करेगा? B लेकर आएगा। ठीक है, B कितनी राशि लेकर आएगा? 5,000 रुपए। तो साझेदारों द्वारा लाई और ले जाई जाने वाली राशि ज्ञात हो गई है। A है वो लेकर जाएगा और B है वो लेकर आएगा। ठीक है, अब इनकी प्रविष्टि क्या होगी वो कर लेते हैं। तो देखो, पहले प्रविष्टि A है वो क्या कर रहा है? लेके जा रहा है। तो A की एंट्री क्या होगी? पाने वाले को नाम, तो एज कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कितने? 5,000। ठीक है, ये तो A लेकर जा रहा है। अब B क्या करेगा? 5,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो B द्वारा लाई जाने वाली राशि, तो ये एंट्री क्या करेगा? व्यापार में पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट DR
टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने? 5,000, है ना। तो देखो सिंपल सी इसकी प्रविष्टियां हैं और सिंपल ही इसका तरीका है कैलकुलेशन करने का। ये तरीका अपने को आना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तभी हम एक्यूरेट है इसका आंसर है वो दे सकते हैं। इसलिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि साझेदार द्वारा लाई जाने वाली और ले जाई जाने वाली राशि कितनी होगी, तो पूछी जा सकती है। तो ये अपने को तरीका आना चाहिए निकालने का, कैलकुलेशन का तरीका भी अपने को आना चाहिए। ठीक है, समझ गए ये बात। ये इसकी 2 एंट्रियां हो जाएंगी। बड़े आगे देखो, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इस बात पर और आगे चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है कि ए बी सी साझेदार है जो 5, 3, 2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। यहां पर ए है वो 31/3/2017 को अवकाश ग्रहण करता है। उसी तिथि को उनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 60, 50 और 40 थी, है ना। साझेदार ये निश्चित करते हैं कि उनकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में हो। उनकी पूंजी क्या होगी? लाभ विभाजन अनुपात में होगी। इसके लिए साझेदारों से नगद राशि मंगाई जाएगी या वापस ली जाएगी, है ना। आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टि देनी है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि भाई इसका नया अनुपात क्या होगा। तो यहां पर देखो नए अनुपात के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ पुराना अनुपात दे रखा है 5, 3, 2। एक बात आपने देखी होगी कि जब नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही साझेदारों का नया अनुपात हो जाएगा। तो यहां पर नया अनुपात कितना हो गया? नया अनुपात कि भाई 5, 3, 2, तो ए जा रहा है तो 3 और 2 है, ये तो नया अनुपात हो गया। समायोजित पूंजी, समायोजित फर्म की नई पूंजी कितनी? 50,000 प्लस 40,000, तो कितनी हो गई? 90,000, है ना। समायोजित फर्म की नई पूंजी 50 प्लस 40 से 90,000। ठीक है, अब देखो ये अनुपात हो गया। तो पहले कौन बचा? बी। तो बी की नई पूंजी, बी की नई पूंजी तो 90,000 है। 90,000 को 3/5 ये काटेंगे तो 18,000 और ये हो जाएगा 18 3 54,000। ठीक है, तो 54,000। उसी तरीके से सी की नई पूंजी तो 90,000 मल्टीप्लाई 2/5 तो ये 18 पंजो 90 और ये 18 दूनी 36। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि भाई बी की नई पूंजी कितनी है? 54,000, जबकि बन कितने ये पहले कितनी थी? 50,000। इसका मतलब है बी को 4,000 रुपए और लेके आने पड़ेंगे। सी की पहली पूंजी कितनी थी? 40,000। अब नई पूंजी कितनी है? 36,000, यानी इसको 4,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो बी द्वारा लाई गई पूंजी, है ना। तो नई कितनी आई है? नई है 54,000, पुरानी है 50,000, तो 4,000 रुपए ये लेकर आएगा। और सी लेकर जाएगा। सी की पुरानी कितनी है? 40, अब 36, तो ये 4,000 है वो लेकर जाएगा। अब इनकी एंट्री हो जाएगी क्या? इनकी प्रविष्टि कि भाई बी द्वारा लाई गई। बी क्या करेगा? लेकर आएगा, तो व्यापार में कैश आएगा, कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट
4000। ठीक है। और अब सी क्या करेगा, सी लेकर आएगा, है ना, सी लेकर जाएगा तो पाने वाला हो जाएगा सीज, तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कितने, 4000। ठीक है। तो ये प्रविष्टि हो गई और ये इसका तरीका हो गया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो इसका कैलकुलेशन अपने को इस तरीके से करनी है। तो इसमें भी समायोजित भी है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर हो गया कि जो साझेदार रह रहे हैं उनकी पूंजी के आधार पर हमने फर्म की नई समायोजित पूंजी है उसकी गणना की है। तो इनका तरीका है वो थोड़ा दोनों का डिफरेंट हो गया है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है और ये ध्यान में रखोगे तो तभी आपको एग्जाम में एडवांटेज है वो मिलेगा। क्योंकि साथियों मौके हैं वो जिंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप को हीरो बनाने का एक समय मिलता है। उस समय का अगर वो अपने आप को विनर साबित कर देता है तो निश्चित रूप से उसकी जीत होती है। तो एग्जाम है, बड़ी एग्जाम है, कॉमर्स के लिए 340 पोस्ट है, वो कम नहीं होती है और समय आपके पास पर्याप्त है। तो इस पर्याप्त समय में आप अच्छी तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित है वो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। यह बात होने के बाद आगे बढ़े। आगे देखो, ये जो बात अब अपन करेंगे ये आपकी जो एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें तो ये शामिल नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें पार्टनरशिप एक टॉपिक के नाम से दे रखा है कि भाई पार्टनरशिप। अब उस पार्टनरशिप में आपको पता होगा कि मुख्य रूप से 4 चीजों को इंक्लूड करते हैं कि भाई पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप, न्यू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, फिर पार्टनरशिप, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी 4 कंडीशन है वो वहां पर अप्लाई होती है और उसी के अनुसार वो काम किया जाता है ना। तो अब अपने को क्या करना है कि ये आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी इसको, क्योंकि टॉपिक का वो मैं बता रहा हूं कि भाई पाठ्यक्रम में पूरी है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हटाया हुआ है। कोरोना के कारण ये चीजें हैं वो आपके सिलेबस में से कम कर दी थी, लेकिन फिर भी अपन इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि निवृत्ति की दशा में जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन, जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस कंडीशन में एलआईसी का समायोजन वो कैसे होता है। तो इसमें संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी सभी साझेदारों के जीवन पर ले रखी है तो निम्न परिस्थितियां आपकी बनेगी। नंबर 1 क्या बन रही है कि जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्चा माना जाता है ना, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्चे का मतलब है कि भाई जो प्रीमियम आप चुका रहे हो उसे आप लाभ हानि खाते में शो कर रहे हो, क्योंकि जितने भी आपके आयगत खर्चे होते हैं वो लाभ हानि खाते में आते हैं, जितने भी पूंजीगत होते हैं वो आपकी बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी दशा में निवृत्ति के दिन पॉलिसी के समर्पण मूल्य जो सिलेंडर वैल्यू होती है की राशि सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दी जाती है। जिस दिन कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा उस दिन उस पॉलिसी का जो समर्पण मूल्य होता है, सिलेंडर वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी अपन पॉलिसी करवाते हैं उसकी एक निर्धारित वैल्यू होती है कि भाई आप 1 साल में ये राशि निकालोगे तो इतने मिलेंगे, 5 साल में निकालोगे तो इतने मिलेंगे, 10 साल में निकालोगे तो इतने मिलेंगे, 20 साल में निकालोगे तो इतने मिलेंगे। ये सारी चीज है वो उसमें दी हुई होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस दिन उसका जो समर्पण मूल्य है वो सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि शेष साझेदार समर्पण मूल्य की राशि से पॉलिसी खाता खुला रखना चाहते हैं तो उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो साझेदार रह गए, जो साझेदार अवकाश ग्रहण नहीं कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि भाई पॉलिसी को हम आगे भी चलाना चाहते हैं, उसको बंद नहीं करना चाहते, तो वो निश्चित रूप से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो जो सिलेंडर वैल्यू है उसे चिट्ठे के असेट साइड में दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यापार के लिए संपत्ति है। और अगर बंद करना चाहते हैं तो जो शेष साझेदार है उसे नए अनुपात में बांट लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं यही अपन बंद करना चाहते हैं, आगे इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, तो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो भी सिलेंडर वैल्यू है वो जितने भी जो शेष साझेदार रह गए, रिमेनिंग पार्टनर रह गए, उनके मध्य नए लाभ विभाजन अनुपात में बांट के वो निपटारा कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक बात ओके है तो जरूर आप
गुड का निशान दिखाएं कि भाई यहाँ तक सारी चीज है वो क्लियर हो गई है, ताकि अपन आगे बढ़ सके, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो आपको और हमें करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही फायदेमंद और खास होने वाली है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं अब इसकी कुछ प्रविष्टियां हैं कि समर्पण मूल्य की राशि का लेखा करने पर, समर्पण मूल्य की राशि का लेखा करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल, निवृत्ति के दिन समर्पण मूल्य से और पुराने अनुपात में ये बांटी जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि इन प्रविष्टियों को आपको अपने जो नोटबुक है उसमें लिख के रखना, और जब आप इसका एक दो बार रिवीजन कर लो और रिवाइज कर लो, और जब एग्जाम हो उस समय आप थोड़ा सा और रिवीजन कर लो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाई कंपटीशन में कोई बहुत बड़ा इसका सवाल नहीं आएगा, लेकिन प्रविष्टि पूछी जाती है कि भाई जेएलपी को संपत्ति माना जाता है तो चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाएगा, कौन से अनुपात में बांटा जाएगा, ये चीज पूछी जाती है, इसलिए अपने को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो समर्पण मूल्य की राशि का लेखा करने पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर कैपिटल। दूसरी, यदि उक्त संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को बंद करने की सूचना दी जाती है, उक्त संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को अगर बंद किया जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल होंगे वो बांटेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, निवृत्ति के दिन जो समर्पण मूल्य होगा उसे नए अनुपात में बांट लिया जाएगा, उसे नए अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके है, ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखिए, यह तीसरी कंडीशन, यदि किसी साझेदार की निवृत्ति होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी वास्तव में ही समर्पित कर बीमा कंपनी से धनराशि प्राप्त कर ली जाती है ना, कि भाई वो कहते हैं, तीनों ये कहते हैं कि भाई नहीं इसको सिलेंडर कर दो और जो राशि प्राप्त होती है उसको बांट लेते हैं। तो धनराशि अपन एलआईसी से प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले प्राप्त करेंगे तो पहले राशि प्राप्त करने की निम्नांकित प्रविष्टि बनेगी। क्या बनेगी? कैश अकाउंट डीआर समर्पण मूल्य की प्राप्त राशि से टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्या बनेगी? कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और दूसरी, पॉलिसी की यह प्राप्त राशि बांटने पर, पॉलिसी की जो राशि प्राप्त होगी वो साझेदारों के मध्य बांटेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर कैपिटल प्राप्त समर्पण मूल्य से और पुराने अनुपात में इसको बांट दिया जाएगा। क्या करेंगे? कौन से अनुपात में बांट देंगे? पुराने अनुपात में इसको बांट देंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके, तो ये दो पॉलिसी कब होंगी? जब साझेदार पॉलिसी की जो समर्पण मूल्य की राशि है वो बैंक से या एलआईसी ऑफिस से प्राप्त करना चाहते हैं, धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले प्राप्त करेंगे और फिर उसे पुराने साझेदारों में यानी ऑल पार्टनर में पुराने अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड स्टेज आती है कि जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाता है। क्या माना जाता है? जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाता है, यानी इसको पूंजीगत मानते हैं तो क्या समायोजन करने, तो इस दशा में पॉलिसी खाता समर्पण मूल्य पर ही पुस्तकों में दिखाया जाता है कि अगर पूंजीगत खर्चा मानेंगे तो जो पॉलिसी खाता है उसको समर्पण मूल्य पर ही पुस्तकों में दिखाना, पृथक से इसकी कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। किंतु निवृत्ति पर पॉलिसी का पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तो पुस्तक मूल्य और पुनर्मूल्यांकित मूल्य का जो अंतर होगा है ना, को पुनर्मूल्यांकन खाते के माध्यम से समायोजित किया जाएगा। अगर क्या करेंगे? निवृत्ति के दिन पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकित मूल्य और पुस्तक मूल्य का जो अंतर होगा ना उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के माध्यम से समायोजित करेंगे और चिट्ठे भी बनेंगे। और फिर इसकी एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्या हो जाएगी? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये इसकी एक और प्रविष्टि है वो हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। ये कब होगी? जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्चा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यदि बीमा पॉलिसी वास्तव में समर्पित कर नगद राशि निवृत्ति के दिन प्राप्त कर ले तो निम्नांकित प्रविष्टि बनेगी और पॉलिसी खाते का यदि कोई शेष है तो सभी साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। यह कंडीशन क्या होती है? जब हम प्रीमियम को पूंजीगत मानते हैं और पूंजीगत मानते समय जो पॉलिसी की नगद राशि अपन प्राप्त करते हैं
तो वहां पर प्रविष्टियां भी बनेंगी, और अगर कोई शेष भी रहता है तो वो भी सभी साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो कि समर्पण पर राशि प्राप्त करने पर, समर्पण मूल्य पर राशि प्राप्त करेंगे तो कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो जाएगी, समर्पण पर ये राशि प्राप्त करेंगे तो कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्राप्त समर्पण मूल्य से, और इस प्राप्त राशि को वितरित करने पर, इस प्राप्त राशि को क्या करेंगे, वितरित करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर कैपिटल क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर कैपिटल के नाम से इसकी प्रविष्टि है वो कर देंगे। तो इस तरीके से प्रविष्टि करनी है कब, जब पूंजीगत माना जाता है, प्रीमियम को पूंजीगत माना जाता है और पॉलिसी द्वारा सिलेंडर मूल्य की सारी राशि है वो नगद प्राप्त की जाती है, और उस प्राप्त राशि को पहले प्राप्त करने की प्रविष्टि और फिर साझेदारों के मध्य बांटने की प्रविष्टि है वो की जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो एक और बात यह आ रही कि मृतक, यानी ये तो अभी थी निवृत्ति के, अब है कि मृत्यु की दशा में साझेदारों के जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। पहली कंडीशन तो कौन सी कंडीशन थी कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, साझेदार रिटायरमेंट होता है, तब वो कंडीशन। दूसरी कंडीशन लागू होती है कि जब साझेदार की डेथ हो जाती है ना, तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, है ना। अतः फर्म प्रत्येक साझेदार के ऊपर व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी है अथवा सभी साझेदारों पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है वो लेकर रखती है ना, क्योंकि भाई मृत्यु क्या है, ये सत्य एकदम शाश्वत सत्य है जो मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, है ना। तो जिस चीज को टाला नहीं जा सकता, जिस पे रिस्क होती है, उसके हम इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस दो तरीके से हो सकती है, एक तो व्यक्तिगत हो सकती है और एक ज्वाइंट हो सकती है। तो दोनों ही तरीके से है, एक फर्म है वो अपने साझेदारों की पॉलिसी लेती है। अब किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म को मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी को उसकी समायोजित पूंजी का भुगतान करना पड़ता है ना। तो क्या करता है कि भाई किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म की मृतक साझेदार को जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी होगा, है ना, ऐसे नहीं कि भाई बेटे को भुगतान कर दिया, पत्नी को भुगतान कर दिया, नहीं, जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी जिसने वारिसनामा लिखा है कि भाई मेरी डेथ के बाद उस व्यक्ति को मिलेगा, उसी को मिलेगा, कोई भी हो सकता है ना, तो उसको समायोजित पूंजी का भुगतान है वो शेष साझेदार है उनके द्वारा किया जाता है, एलआईसी के द्वारा जो राशि प्राप्त होगी उनके द्वारा। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसमें देखो पहली कंडीशन आती है कि व्यक्तिगत अथवा पृथक जीवन बीमा पॉलिसी, अगर आपने या तो जो तीन पार्टनर है तीनों पर अलग अलग, ए पर अलग, बी पर अलग, सी पर, जिसको एक अपन क्या कहते हैं पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। अब इसमें कौन सी कंडीशन बनती है कि इस स्थिति में प्रत्येक साझेदार के जीवन पर पृथक पृथक पॉलिसी बीमा कंपनी लेती है। क्या होता है, इस स्थिति में फर्म प्रत्येक साझेदार के जीवन पर पृथक पॉलिसी बीमा कंपनी से लेती है, अतः इसे व्यक्तिगत अथवा पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी के नाम से जाना जाता है ना। अतः इसे क्या मानेंगे, व्यक्तिगत या पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पॉलिसी पर देय प्रीमियम फर्म ही चुकाती है। जो भी पॉलिसी साझेदारों की चुकाई जाती है उसका जो प्रीमियम है वो कौन चुकाती है, फर्म ही चुकाती है। फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम इस स्थिति में साधारणतः खर्चा ही माना जाता है ना। जो प्रीमियम फर्म चुकाती है वो साधारणतः फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा होगा। प्रत्येक साझेदार के जीवन पर ली गई पॉलिसी की राशि या तो परिपक्वता तिथि जो मैच्योरिटी डेट होती है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसको प्राप्त होती है, या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म को प्राप्त हो जाती है। फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम आयगत खर्चा माना जाता है, अतः इसे लेखा वर्ष के अंत में इसे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि भाई व्यक्तिगत और पृथक जीवन बीमा पॉलिसी में जो खर्चा होता है वो व्यापार के लिए भाई एक खर्चा माना जाता है क्योंकि उसका भुगतान है वो फर्म करती है, और इसीलिए उसे आयगत खर्चा मानते हुए लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है और वो लाभ हानि खाते में उसका निपटारा भी
किया जाता है। अब ये प्रीमियम की जो राशि अपन चुकाते हैं उसकी जो राशि प्राप्त कब होगी, या तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या उसकी जो मैच्योरिटी अवधि होगी उस समय वो प्राप्त होती है। ये सारी चीज आप जानते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो प्रीमियम है वो फर्म ही चुकाती है, ठीक है। आगे देखिए, ये इसका तरीका है कि अगर किसी साझेदार से ए, बी और सी की डेथ हो जाती है तो इनकी राशि चुकाई, इनकी तो मैच्योरिटी वैल्यू हुई नहीं ना, इसकी राशि प्राप्त होगी। तो उससे इन तीनों की राशि की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मृतक साझेदार को पॉलिसी की देय राशि की गणना, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई मृतक साझेदार की पॉलिसी से प्राप्त राशि, जैसे सी की डेथ हो गई तो डेथ होते ही कितनी राशि प्राप्त हुई वो यहां लिखेंगे, ठीक है। शेष जीवित साझेदारों की व्यक्तिगत पॉलिसियों का क्या होगा, समर्पण मूल्य होगा, सिलेंडर वैल्यू होती है। ये मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी पॉलिसी हो, अगर उसकी मैच्योरिटी अवधि से पहले कोई ऐसी घटना होती है तो वहां पर उसकी सिलेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो सिलेंडर वैल्यू होगी और वो जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे, ये आ जाएगी। फिर उक्त राशि में मृतक साझेदार का हिस्सा, है ना, कैसे ज्ञात होगा, तो कुल राशि, ये आपकी कुल राशि होगी, और मृतक साझेदार का लाभ में विभाजन अनुपात, कि मैं मृतक साझेदार का लाभ में क्या अनुपात है। जैसे मैं अपन ये कहूं कि भाई 5, 3 और 2 है ना, तो कुल राशि मान लो जैसे 10 लाख हो गई, ठीक है। अब इसमें सी है तो सी का हिस्सा कितना हो गया, 2/10, तो कितना हो गया 2 लाख। तो इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, कर लोगे, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। देखो ये इसकी कुछ एंट्री है कि प्रीमियम चुकाने पर, है ना, प्रीमियम चुकाएंगे, सबसे पहले प्रीमियम चुकाएंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू कैश या बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम अपने लिए खर्चा, कैश या बैंक व्यापार से जा रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी। फिर सेकंड, प्रतिवर्ष प्रीमियम को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे, जो अपन ने प्रीमियम चुकाया उसको लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये एंट्रियां है वो हर साल होंगी, प्रतिवर्ष करनी पड़ेंगी, जब तक किसी साझेदार की डेथ नहीं हो जाती या मैच्योरिटी अवधि कंप्लीट नहीं हो जाती। हर साल ये भी होगी और ये होगी। फिर तीसरी प्रविष्टि कि साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी की देय राशि होने पर, जब साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो पॉलिसी की राशि वो क्या होगी, ड्यू होगी। तो एंट्री क्या आएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी ऑफ डिकीज अकाउंट, क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसीज ऑफ डिकीज अकाउंट, ये इसकी क्या होगी, थर्ड एंट्री हो जाएगी। और फिर ये ड्यू होने के बाद ये राशि प्राप्त होगी तो पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी ऑफ डिकीज पार्टनर अकाउंट, इसकी एक और प्रविष्टि हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 प्रविष्टि अपने को करनी पड़ेगी, है ना। पॉलिसी की राशि ये तो प्रतिवर्ष होगी, ये मृत्यु होने पर और ये पॉलिसी राशि प्राप्त होने पर, ठीक है। तो एंट्री आपसे पूछी नहीं जाएंगी। ये कई बार पूछा जा सकता है कि भाई अमुक प्रविष्टि में कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, तो ये अपने नॉलेज के लिए जरूरी है। आगे 5वीं प्रविष्टि कि भाई मृतक साझेदार की पॉलिसी प्लस जीवित साझेदारों की पॉलिसी का समर्पण मूल्य साझेदारों में बांटने पर, क्योंकि ये प्राप्त होगी, भाई ये अपन ने ड्यू हुई है और ये प्राप्त हो गई। अब ये प्राप्त होने के बाद बांटेंगे तो जो मृतक साझेदार है उसकी तो कुल राशि होगी और जो जीवित साझेदार है उनकी पॉलिसियों का जो समर्पण मूल्य है वो होगा और वो बांटा जाएगा तो होगा लाइफ पॉलिसी ऑफ डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट या लाइफ पॉलिसीज ऑफ अदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल। तो ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। प्रविष्टि आपकी परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपका नॉलेज है वो सर्वप्रथम है, क्योंकि नॉलेज के आधार पर कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप सही कर सकते हैं, है ना। इसलिए अपने को अपना जो टारगेट है वो 340 पोस्ट में एक पोस्ट पे अपने नजर गड़ाए रखना है और उसके लिए अपने को जी तोड़ मेहनत करनी है। और अगर जी तोड़ मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट भी होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। एक और शानदार और जानदार इंफॉर्मेटिव सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो जरूर अपने इस प्यारे से परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आज के इस सेशन को शेयर कर दें।
एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।